हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। मैं हूं इनकी त्रिपाठी, आपकी आईसीटी एंड कम्युनिकेशन की टीचर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। 15 तारीख को आपकी 12 घंटे की मैराथन होने वाली है। तो इस मैराथन को आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। एक चीज़। दूसरी चीज़, टीचर्स एकेडमी ने आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें 1.5 महीने बचे हैं आपके पास। इस 1.5 महीने में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना है और किस तरह से आपको अपनी मेहनत करनी है जिससे कि आपका जेआरएफ हो जाए। ठीक है, सिंपल स्ट्रेटेजिक अगर आप तैयारी करेंगे तो इन 1.5 महीनों में भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपका जेआरएफ हो सकता है। अभी भी मौका है। अगर आज से स्टार्ट करेंगे तो हम मेहनत करेंगे, हमारे साथ आप मेहनत करिए और आपका जेआरएफ बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो चलें, ये दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी। और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक यूडीसी एकेडमी बैच नहीं ज्वाइन किया है या यूडीसी एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है वो नहीं ज्वाइन किया, इस टीचर्स एकेडमी ने आपके लिए एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है यूडीसी एकेडमी। जाके उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आप डेडिकेटेड हैं यूडीसी नेट के लिए तो यूडीसी नेट के लिए आपकी ये एकेडमी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलें, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। विश्वास, वेरी गुड मॉर्निंग। पीयूषी, चंद्रिका जी, श्वेता, उमेश, हरी बोल, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो रक्षक बैच आपका स्टार्ट हो गया है, जाके ज्वाइन करें। टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और जो भी नंबर्स दिए गए हैं इन पर आप कॉल करिए। इन नंबर्स पे कॉल करने पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी इस बैच की। और 12 घंटे की महामैराथन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। ये 12 घंटे आपकी जो भी स्ट्रेटजी है या जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें 4 चांद लगाने वाले हैं। अगर ये 12 घंटे आपने पढ़ लिए तो अगर नेट क्वालिफाई हो रहे हैं तो आप जेआरएफ में पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वालिटी से हम लोग पढ़ाने वाले हैं, इस तरह से हम लोग पढ़ाने वाले हैं कि आपका जो मोस्ट आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। चले, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी रोज की क्लास, जो कि पर डे हम आपको पता है 9 to 10 होती है। प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास है ये। एंड प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं 2021 का। 2021 में आईसीटी के जितने भी प्रश्न आए हैं वो सब आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। और वो कौन दे रहा है आपको? टीचर्स एकेडमी। तो टीचर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, चलें, अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 तक आई गेस कल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 65 नहीं, क्वेश्चन नंबर 60 तक कल हुआ था, राइट? क्वेश्चन नंबर 60 तक कल आपका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 से हमें स्टार्ट करना है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहला है डिस्कशन फोरम्स आर वन ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ मूक। बिल्कुल सही बात है। डिस्कशन फोरम्स जो है वो आपके जो 4 चतुर्थांश है जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स आते हैं उसमें आपका डिस्कशन फोरम भी आता है। नेक्स्ट है रीजन, डिस्कशन फोरम्स आर इनबिल्ट फीचर ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो लर्निंग एलएमएस का इनबिल्ट फीचर आपका, आप कह सकते हैं कि जब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाता है तो उसमें डिजिटल फोरम आपका इनबिल्ट आता है। ये दोनों ही सिर्फ इसलिए नहीं, देखो अगर आप ये कहें कि ये तो सही है, ये आपका सही तो है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं हो सकता कि मूव प्लेटफॉर्म में इसी वजह से डिस्कशन फोरम रखा गया क्योंकि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में वो इनबिल्ट है। नहीं, क्योंकि इसकी आवश्यकता भी है, इस वजह से भी इसको रखा गया। ठीक है, तो ये दोनों सही तो है, लेकिन आर जो है व्याख्या नहीं करता है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है आपका। टू रिसीव ईमेल यू नीड एन ईमेल प्रोवाइडर, अ कनेक्शन टू योर प्रोवाइडर एंड एन ईमेल एप्लीकेशन। इफ योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैज अ POP सर्वर, you have a wide choice of email applications. What does the acronyms POP stands? देखिए इतना बड़ा पूछा है आपसे, क्वेश्चन पढ़ते ही डर जाओ, लेकिन पूछा क्या गया है? POP की फुल फॉर्म। इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, मतलब इन्होंने POP की पूरी कहानी आपको बता दी। अब पूछ रहे हैं आपसे कि बस हमें फुल फॉर्म बता दीजिए POP की, राइट? POP की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई हुई है, क्या है जल्दी से बताएं। ठीक है, हिंदी में ही करते हैं इसको। ठीक है, तो POP की फुल फॉर्म है आपकी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कुछ लोगों ने ये बोला है कि मैम
हिंदी में ही पढ़ाने लगी है, राइट। तो हिंदी इंग्लिश इसीलिए मैं दोनों ही लिख के आती हूँ। आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन 2 पेज में भी चले जाते हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि हिंदी इंग्लिश आपको दोनों ही साथ साथ मिले, जिससे जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश देख ले, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में। और मैं कोशिश कर रही हूँ बाईलैंग्वेज में पढ़ाने की, जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है आपका। अ डिस्ट्रक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉरी हिंदी में पढ़ते हैं। ऐसे विध्वंसक कंप्यूटर प्रोग्राम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है जो एक उपयोगी अनुप्रयोग का स्वांग रचता है। मतलब वो कहता है, वो दिखाता है कि हम बहुत यूजफुल हैं, लेकिन वो क्या है, आपके सिस्टम के लिए हानिकारक है, मलिशियस है, राइट। तो उसका मलिशियस है तो क्या नाम होगा, मालवेयर। अब इनमें से मालवेयर कौन से हैं ये आपको बताना है। ये सारे ही मालवेयर है, डिस्ट्रक्टिव कंप्यूटर प्रोग्राम है, लेकिन वो क्या दिखा रहा है कि हम बहुत उपयोगी हैं, या फिर हम मेरा जो यूज है, या फिर आप कह सकते हैं कि मैं एक लेजिटमेट सॉफ्टवेयर हूँ। इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा बी, क्योंकि वायरस कभी भी ये नहीं दिखाता कि हम बहुत उपयोगी हैं, राइट, और छुपकर पीछे से वार करें, नहीं। वॉर्म भी आपका ऐसा नहीं करता। वायरस एंड वॉर्म आपके सिस्टम में आते हैं, अगर आपने क्लिक किया तो वो आपके सिस्टम में आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं कि किसी बैड सॉफ्टवेयर के पीछे ही छिप कर आ रहे हैं। छिप कर आने का काम कौन करता है, आपका ट्रोजन। अब ये तीनों तो आपके मालवेयर है, फर्मवेयर आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट एक वर्कशीट है। वर्कशीट में आपके कुछ डेटा दिया गया है, 1 2 3 4 ये नंबर्स हैं, ये आपका डेटा है एंड रिजल्ट CDEF। आई गेस ये वर्कशीट इसकी कंप्लीट भी नहीं की है। इफ अ यूजर वांट्स टू डू द फॉलोइंग, प्रिंट विद इन बजट इन सेल B3, इन सेल B3 में क्या प्रेस करना है, अरे लिखना है, इफ द A वैल्यू इन सेल A2 इज लेस देन और इक्वल टू 100। आई गेस यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा आपको नहीं दिया गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी होल्ड करिए, क्वेश्चन नंबर 64 में आपको फिर से करा दूंगी, क्योंकि पूरा डेटा यहाँ पे नहीं दिया, कुछ मुझे मिसिंग लग रहा है, क्योंकि ये 0.4 क्या है यहाँ पर, राइट, और ये पूरा अच्छे से इन्होंने बनाया भी नहीं है। इसको होल्ड करिए, कल की क्लास में मैं इसको करा दूंगी। सिर्फ रीजन यही है कि पूरा का पूरा डेटा नहीं है, और टेबल का अगर पूरा डेटा नहीं है तो आप कर भी नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन भी मिसिंग ही है। A2 इज लेस देन 100, ओवर बजट विद इन, इसमें 4 ऑप्शन आ गए, इसमें सिर्फ एक भी ऑप्शन नहीं है, राइट। तो इसको होल्ड करते हैं, कल की क्लास में इसको मैं करवा दूंगी। बहुत आसान है, बहुत कुछ उसमें टफ नहीं है, सिंपल आपको ट्रिक। MS एक्सेल में मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी है, एनालिसिस करनी है और ट्रिक्स लगानी है, ठीक है। तो उसको आप कंपेयर मत करिएगा कि ये भी तो मैथमेटिक्स है, इसमें डर लग रहा है, नहीं, उसमें मैथमेटिक्स करनी ही नहीं है, उसमें सिर्फ आपको अपनी लॉजिकल रीजनिंग चाहिए, ठीक है। चलिए, द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस PowerPoint, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्लाइड्स ओरिएंटेशन दैट आर सपोर्टेड। 2 तरह के स्लाइड ओरिएंटेशन होते हैं माइक्रोसॉफ्ट PowerPoint में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस PowerPoint में 2 तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, या फिर आपने अपने फोन में भी देखा होगा 2 तरह के ओरिएंटेशन होते हैं। कौन कौन से ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है लैंडस्केप और एक होता है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, और तो कोई ओरिएंटेशन नहीं होता, राइट। तो लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट आपका सही आंसर है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की नहीं, अगर आपने ओरिएंटेशन की बात है और ओरिएंटेशन आपको पता है, तो सिर्फ 2 ही तरह की है, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। लैंडस्केप मतलब जब कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल हो उसको लैंडस्केप कहते हैं, और कोई भी चीज वर्टिकल हो तो उसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 है, लिखा इतना बड़ा है और होगा बहुत आसान। चलिए पढ़ते हैं इसको। कुमारी मधु एक वेब लिंक पर क्लिक करती है जो उसे अपने फोन पर संदेश में प्राप्त हुआ है। इसमें उसे उसकी रुचि के गंतव्य तक सम्मानार्थ यात्रा का वचन दिया जाता है, मतलब प्रॉमिस किया जाता है कि जो भी आपका फेवरेट डेस्टिनेशन है वहां पे हम आपको पहुंचाएंगे। उसने अपने मित्र अरुण को यह संदेश अग्रेषित कर उसे भी यही करने के लिए कहा, परंतु अरुण ने इनकार कर दिया और मधु से कहा कि उसके ऑनलाइन खाता, नाम, लॉगिन सूचना और पासवर्ड जैसी व्यक्तिगत और निजी सूचना चुराई जा सकती है और उसे ऐसे हमलों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे किन हमलों से सावधान किया है अरुण ने मधु को, क्या आपको बताना है। देखें, बहुत सिंपल सी बात है। अब जब भी आपके पास कोई मैसेज आया और आपसे कोई भी किसी भी तरह का प्रॉमिस किया गया या फिर आपसे डिटेल्स मांगी गई, वो आपका ऑप्शन होता है फिशिंग का। तो ये जो इतना बड़ा स्टेटमेंट कॉन्वर्सेशन बता दिया वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए था, है ना,
कि उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो, जिससे आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए बस। बाकी आंसर क्या था? फिशिंग। मैंने हमेशा बोला एग्जामिनर की लैंग्वेज समझनी है, तो एग्जामिनर ने देखो कैसे पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन मधु और अरुण का बता दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड बाय होम? WWW किसने इन्वेंट किया था? तो ये इन्वेंट किया था 1990 में टिम बर्नर्स ली ने। किसने? टिम बर्नर्स ली ने इसको इन्वेंट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, अगेन पूरी की पूरी स्टोरी है। कुमारी अनीता एक नए सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने के लिए उत्तेजित है, मतलब एक्साइटेड है। यह सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ये उपलब्ध है, परंतु वह स्रोत कोड को संशोधित अथवा परिवर्तित नहीं कर सकती। मतलब जो भी प्रोग्राम है, सोर्स कोड है जो, उसको वो संशोधित नहीं कर सकती, उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकती है। अनीता निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर रही है? मतलब इनमें से किसका प्रयोग कर रही है कि वो फ्री में है और उसका सोर्स कोड वो चेंज नहीं कर रही है। तो सोर्स कोड चेंज नहीं कर सकती, कुछ भी संशोधित नहीं कर सकती, तो इसका मतलब वो एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर कर रही है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज कर रही है। क्या ऑप्शन में है? नहीं है। और दूसरी चीज क्या बोली है? मुक्त रूप से उपलब्ध है। वो किस तरह का क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है? फ्री क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और अगर उसका उपयोग कर रही है अनीता, तो यूजर जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है वो क्या है? एप्लीकेशन। एक फ्री एप्लीकेशन क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बट वो फ्री नहीं होता, राइट? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका फ्री नहीं होता, वो आपका शेयरवेयर है कि 1 महीने का सब्सक्रिप्शन दे दिया, उसके बाद आपसे पैसे लिए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्री ऑफ कॉस्ट फर्मवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो परमानेंट आपके सिस्टम पे रहे। लिववेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रीवेयर। फ्रीवेयर में आपके ओपन सोर्स क्लोज सोर्स दोनों आएंगे, है ना? क्योंकि कई कंपनीज ऐसी हैं जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर बना रही है, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपना सॉफ्टवेयर दे देती है कि जाइए इसको इस्तेमाल करिए। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपको फ्री में मिल रहा है, राइट? माइक्रोसॉफ्ट एज एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, बट आपको फ्री में मिल रहा है, राइट? तो उसी तरह से आपका फ्रीवेयर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, परंपरागत ऑफलाइन अध्यापन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? परंपरागत की बात करें, ट्रेडिशनल ऑफलाइन मेथड्स की बात करेंगे, तो वहां पे आपका ब्लैक बोर्ड्स यूज होगा, चॉक यूज होगा, कॉपीज यूज होंगी, पेन यूज होंगी, जिसको हम बोलेंगे फिजिकल मॉडल। क्या बोलेंगे? फिजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन द केस ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के केस में इनमें से कौन सा करेक्ट है? जल्दी से सभी लोग आंसर करें कि LMS एक सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही बात है। LMS कैन बी यूज्ड फॉर वर्चुअल टीचर स्टूडेंट ग्रुप्स, तो बिल्कुल ये भी हो सकता है कि LMS आपका वर्चुअल टीचर स्टूडेंट्स ग्रुप के लिए यूज किया जा रहा है। LMS एक हार्डवेयर है, तो C तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। LMS आपका एक हार्डवेयर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट है LMS कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन क्विजेस, तो बिल्कुल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को आप ऑनलाइन क्विजेस के लिए यूज कर सकते हैं। LMS कैन बी यूज फॉर मेकिंग इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट्स, मतलब वेबसाइट बनाने के लिए तो LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं इस्तेमाल होता। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट में भी मिलता है आपको। टीचर एंड स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, उसमें वर्चुअली आभासी रूप से आपको टीचर एंड स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे स्टूडेंट का पूरा कोर्स होगा वहाँ पे, राइट? लेकिन किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट थोड़ी ना बनाई जाती है, ये कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी ना है, सॉरी कोई लैंग्वेज थोड़ी ना है, या कोई प्लेटफॉर्म थोड़ी ना है जिसमें बनाया जाए। तो D, B एंड A आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? A, B, D, C ऑप्शन यहाँ पर आपका, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक अत्यावश्यक घटक नहीं है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो आपको इनमें से अगर नहीं भी एक चीज तो चलेगा। बताएं कौन सा घटक है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपके पास अगर ये चीज नहीं है तो भी चलेगा। सी, वीडियो कैमरा होना चाहिए, ठीक है। डिस्प्ले डिवाइस होनी चाहिए, अगर आपके पास कैमरा है, मॉनिटर भी होना चाहिए,
एंड माइक्रोफोन भी होना चाहिए। टेलीफोन होने की जरूरत है क्या? अगर माइक्रोफोन है तो आवाज तो जा ही रही है, तो टेलीफोन की तो जरूरत है नहीं इसमें, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों ने 71 का सी बताया है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर करें। 71 का सी। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डिजी लॉकर? इनमें से कौन सा डिजी लॉकर के बारे में सही नहीं है? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है डिजी लॉकर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो चलिए जल्दी से स्टेटमेंट्स पढ़ें और देखते हैं क्या है। पहला है, डिजी लॉकर खाते के लिए हस्ताक्षर करने वाले भारतीय नागरिक समर्पित क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्राप्त करते हैं जो उनकी आधार संख्या से लिंक्ड होती है। बिल्कुल सही बात है, आधार संख्या से लिंक होती है और हमें क्लाउड स्टोरेज मिलता है डिजी लॉकर के लिए। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग की समाप्ति है और उनके दस्तावेजों को किसी भी समय किसी भी जगह कहीं भी पहुंच प्रदान कराना और उसे ऑनलाइन साझा करना है। तो डिजी लॉकर में आप कहीं भी किसी भी टाइम कैसे भी एक्सेस मिल सकती है आपको, और बिल्कुल फिजिकल आपके खराब हो सकते हैं, बट अगर क्लाउड में स्टोर है तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि 90% सुरक्षित है। सिटीजन्स कैन सेल्फ अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड डिजिटल साइंस देन यूजिंग द ई साइन फैसिलिटी। नागरिक स्वयं अपलोड कर सकते हैं और ई साइन सुविधा का उपयोग कर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये भी एकदम सही है, तो गलत डी वाला ही होना चाहिए। डिजी लॉकर लोगों का स्लोगन है माई डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर, अर्थात मेरे दस्तावेज कहीं भी किसी भी समय कहीं भी, तो ये स्लोगन इनका गलत है। ठीक है, बाकी 3 आपके सही हैं, ये स्लोगन इनका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर प्रणाली के प्रमुख घटक है? प्रमुख घटक की बात की है कि अच्छा घटक नहीं है होना चाहिए ना, क्योंकि कंप्यूटर अच्छा एक से ज्यादा, ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है, वो आपका सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। मुझे लगा था कि ये ऑप्शन वो है, क्योंकि इसमें तो एक से ज्यादा दिख रहे हैं। अब कंप्यूटर प्रणाली के प्रमुख घटक की आप बात करें तो एएलयू एक प्रमुख घटक है, सीयू एक प्रमुख घटक है, प्रोसेसर रजिस्टर भी आपके प्रमुख घटक में आते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड वी रैम। सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करें डी की, तो ये भी आपका एक प्रमुख घटक में ही आएगा, लेकिन आप वीडियो रैम की बात करें तो अगर वीडियो रैम नहीं भी है तो भी चलेगा, राइट। एएलयू, अच्छा सॉरी, सीपीयू के प्रमुख घटक पूछे जा रहे हैं, तो सिर्फ ए बी और सी आएगा। सॉलिड स्टेट तो आपका हो जाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू के अंदर एएलयू होता है, सीयू होता है और रजिस्टर्स होते हैं, बस वीडियो रैम एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव नहीं होती है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए बी एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है आपका। Given below are 2 statements, one is labeled as assertion A and the other is the label as reason। मतलब एक assertion है, एक reason है। assertion क्या है आपका? स्वयं पोर्टल पर मूक्स का प्रयोग प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थियों द्वारा 40% क्रेडिट अर्जित करने के लिए किया जा सकता है। यहाँ मतलब 49%, यहाँ पे क्या लिखा है 49% या 40%, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कारण? स्वयं पोर्टल पर सभी मूक क्रेडिट आधारित मूक है, मतलब जितने भी आपके ऑनलाइन कोर्सेज है वो कैसे हैं? क्रेडिट आधारित कोर्सेज है। तो ये आपको पता है कि यहाँ पे 49 नहीं 40% ही होना चाहिए कि हाँ हर मतलब सेमेस्टर में आपका 40% क्रेडिट, अगर आपने कोई MOOC प्लेटफॉर्म प्रोग्राम लिया है तो आप 40% क्रेडिट उसका ले सकते हैं। तो फर्स्ट वाला तो आपका सही है, लेकिन ये वाला जो स्वयं पोर्टल पर सभी मूक क्रेडिट आधारित मूक है, ये रीजन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन आर आपका क्या है? फॉल्स है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है। मैनी कंप्यूटर यूजर्स आर वरीड अबाउट मालवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 एग्जाम्पल ऑफ मालवेयर?
इनमें से कौन सा 2 एग्जाम्पल है मालवेयर का, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं, फायरवॉल, वॉर्म, राउटर एंड वायरस। अब आपको बता रहा है इन चारों में से मालवेयर कौन सा है। आई गेस इसका ABCD इस तरह से आंसर होगा, राइट। नाउ अगर फायरवॉल की बात करें तो फायरवॉल आपका क्या है, एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है, आपके सिस्टम की सिक्योरिटी करता है। राउटर एक ट्रैफिक पुलिस का काम करता है कि जो भी सिस्टम से आपका डेटा जा रहा है उसको इंटरनेट पे किस दिशा में कैसे भेजना है, वो किसका काम है, राउटर का। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है आपका वर्म एंड वायरस। वर्म एंड वायरस दोनों ही आपके क्या है, मालवेयर है। बी एंड डी आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। बिल्कुल बी एंड डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, स्वयं ट्राइज टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल स्टूडेंट्स थ्रू। स्वयं निम्नांकित में से किस माध्यम से सर्वोत्कृष्ट शिक्षण अधिगम संस्थानों को सभी विद्यार्थियों तक ले जाने का प्रयत्न करता है। सेमिनार्स, वीडियो लेक्चर्स, क्लासरूम टीचिंग या कॉन्फ्रेंसेस। तो स्वयं पोर्टल पे आपका क्या होता है, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। 76 का जो करेक्ट आंसर है वो है, ठीक है। आप लोग भी आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NROER। NROER की फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन नंबर 77 का। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, which of the development A to E given below have arisen because of the internet। इसमें से A से E तक में कौन सा विकास इंटरनेट की परिणति है, ये आपको बताना है। वेबलॉग्स, विकी, डेटाबेसेस, DTP एंड सोशल नेटवर्किंग साइट। बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, इनमें से कौन सा, हाँ इंटरनेट की वजह से। वेबलॉग आपका इंटरनेट की वजह से ही आया है, विकीज आपके इंटरनेट की वजह से आए हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड डेटाबेसेस ये इंटरनेट की वजह से नहीं आए हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके इंटरनेट की वजह से ही आए। तो ACE जो करेक्ट आंसर होगा वो C हो जाएगा। A, C एंड E आपके इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है, निम्नांकित कौन से कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन आपका सही है, ये आपको बताना है। IP एड्रेस इंटरनेट पर कंप्यूटर की पी करने हेतु प्रयोग किया जाता है। एड्रेसेस आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। IP एड्रेस को इंटरनेट पर कंप्यूटरों को आप कह सकते हैं पहचान करने हेतु, यहाँ पे पहचान लिख लीजिए, आइडेंटिफाई, पहचान करने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट पे अगर किसी भी कंप्यूटर की पहचान करनी है तो आपके पास, अगर कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा है तो आपको उसके पास IP एड्रेस होगा ही। तो ये सही हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, इंटरनेट पर www दो पृथक लेकिन संबंधित पद है। इंटरनेट www पर दी जाने वाली एक सेवा है, जबकि क्या है, जब इंटरनेट और W इंटरनेट और www दो पृथक लेकिन संबंधित पद है। इंटरनेट सेम ही लिख दिया है इन्होंने बार बार। इस प्रकार की सेवा प्रदान करने का नेटवर्क अवसंरचना है। देखें ये स्टेटमेंट जो है वो एक ही स्टेटमेंट है लेकिन उन्होंने 2 बार लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो कह रहे हैं ना, इंटरनेट पर www दो पृथक लेकिन संबंधित पद हैं, फिर इंटरनेट www पर दी जाने वाली एक सेवा है, जबकि www इस प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए नेटवर्क अवसंरचना है। देखें ये जो है इंटरनेट पर www दो पृथक नहीं, www 3 वर्ड है और ये आपस में रिलेटेड है, पहली बात तो। दूसरा www इस प्रकार की सेवा प्रदान करने के लिए नेटवर्क अवसंरचना है, ये एक तरह से सही है, एक नेटवर्क सर्विस है आपकी। लेकिन ये आप पहला वाला जो है कि www दो पृथक लेकिन संबंधित पद है, ये आपका गलत हो जाएगा। इस वजह से बी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, वीडियोस जैसी बड़ी फाइलें जो कि संलग्नकों के रूप में ईमेल द्वारा प्रेषित नहीं की जा सकती हैं, वह FTP के माध्यम से अन्य कंप्यूटर पर प्रेषित की जा सकती हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा A एंड
सी, क्या होगा ए एंड सी, कि जो भी, क्योंकि मैंने आपको बताया अटैचमेंट की एक लिमिट होती है, जो बड़ी फाइलें ट्रांसफर नहीं हो पाती हैं उन फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके ही हम उन फाइल्स को आगे प्रेषित करते हैं या भेजते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 ही है, इंग्लिश में लिखा है, एक बार आप इसको देख लीजिए उसके बाद। हाँ, यहाँ पे ये सही है, इंटरनेट और www पर आर टू सेपरेट बट रिलेटेड टर्म्स। इंटरनेट इज अ सर्विस ऑन द www while www इज अ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इन्होंने, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये बोले इंटरनेट इज अ सर्विस ऑन द मतलब www एक सर्विस है इंटरनेट पर, और ये उल्टा बोल दे रहे हैं दिस वन। तो इंग्लिश में देखेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा रादर देन हिंदी, क्योंकि हिंदी में आई गेस थोड़ा सा गलत लिखा था। यहाँ पे जो स्टेटमेंट गलत हो रहा है क्योंकि वहां पे देखो सिर्फ दो ही टर्म लिखे थे www, बट नहीं, इंटरनेट और www आपके दो अलग अलग टर्म है, वो सही है, लेकिन www इंटरनेट पर सर्विस है, ना कि इंटरनेट www पर सर्विस है, राइट। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, मैच, दो लिस्ट दिया गया है, आपको इन लिस्ट को क्या करना है, मैच करना है। बारकोड रीडर, चिप रीडर, MICR एंड OCR। अब बारकोड रीडर क्या होता है? बारकोड रीडर आपने देखा है जब आप किसी भी मॉल में जाते हैं तो वहां पे आपको एक बारकोड मिलता है, उसको रीड करने के लिए आपको बारकोड रीडर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, किसी मुद्रित प्रलेख से शब्द निवेश करने हेतु, वो तो आपका शायद OCR का काम है, इसका फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। किसी मुद्रित प्रलेख से शब्द निवेश इनपुट करने के लिए आपका क्या यूज होता है, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट है आपका बैंक चेक से आंकड़ा निवेश करने के लिए, बैंक चेक में का जो डेटा है वहां से उसको रीड करने के लिए, ये आपका C का सेकंड होना चाहिए, क्योंकि बैंक का जो चेक है उससे जो 16 सेकंड, इसको अभी 1 सेकंड के होल्ड करते हैं। थर्ड क्या, किसी बैंक कार्ड से डेटा निवेश, बैंक के कार्ड से डेटा निवेश करने के लिए आपका चिप रीडर यूज होता है, यहाँ पे आपका आ जाएगा थर्ड। एंड POS पर उत्पादन के बारे में डेटा निवेश इनपुट करने के लिए इसका हो जाएगा 4। एक क्रम आपका दिया हुआ है 4 3 2 1, 4 3 2 1, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स मैचेस इनकरेक्टली विद देयर फुल फॉर्म? इसमें से कौन सा फुल फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, प्रोटोकॉल नहीं होता। ये क्या होता है, प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ना कि, ठीक है। चले नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। विच टाइप ऑफ वायरस इज डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर could appear to be useful but will actually cause damage once installed or run by a user। कहने का मतलब, किसी प्रयोगता को किसी प्रकार का वायरस अथवा डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर उपयोगी प्रतीत होता है, लेकिन एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद अथवा उसे चलाने पर वास्तव में उससे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डैमेज। कौन सा है ये आपको बताना है। ये आप बताएं कि देखने में तो वो लग रहा है कि लेजिटमेट है, वैध है, लेकिन आपका सिस्टम डैमेज करता है। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर आप लोग बताएं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये बताया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फ्रोजन फॉल, ठीक है। 82 का क्या होगा, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट ऑन मूव्स ऑन स्वयं? यहाँ पे चार चतुर्थांश आप बोल सकते हैं, चतुर्थांश 4 क्वाड्रेंट आपका यूज होता है। 4 वीडियो लेक्चर्स होते हैं जिसमें आपके कमेंट बॉक्स होता है, क्विजेज एंड असेसमेंट होता है, डिस्कशन, ये 4 चतुर्थांश होते हैं, इससे आपके जो भी पोर्टल है वो डेवलप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो एक असर्शन है, एक रीजन है। पहला क्या है, स्टैटिक रैम का विशिष्ट रूप से उपयोग पीसी की मेन मेमोरी के लिए किया जाता है, जबकि डायनेमिक रैम सीपीयू कैश के लिए प्रयोग की जाती है।
अच्छा, ये जो बोल रहे हैं ना कि स्टैटिक रैम का विशिष्ट रूप से, क्योंकि रैम की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे सीपीयू कैश के लिए क्यों प्रयोग की जाएगी रैम? ठीक है, एक तरह से ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि डायनेमिक रैम से ही जो, क्योंकि बट स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम दोनों से ही डेटा आपका किस में जाता है? कैश में जाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सॉरी दिस वन, स्टैटिक रैम का विशिष्ट रूप, अगर आप इसको ऐसे एनालाइज करें स्टेटमेंट को, तो आप एक तरह से इसको सही भी बोल सकते हैं, बट ये एक तरह से गलत है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो रैम होती है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक होती है वो स्टैटिक, एक होती है डायनेमिक। तो स्टैटिक में वो फाइल्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिफ्रेश नहीं होती है। रिफ्रेश मतलब वो सिस्टम की फाइल्स है। अब सिस्टम जब आपका ऑन हो गया तो कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो उसको चलाने के लिए, ऑन रखने के लिए ज़रूरी है, तो उसको रख दिया हमने स्टैटिक में कि वो बार बार आगे आ जा नहीं रही है। लेकिन कुछ फाइल ऐसी हैं जो आप खोलते हैं, जैसे पीडीएफ खोल दिया, वीडियो खोल दिया, गेम खोल दिया, फिर आपने फेसबुक खोला, फिर उसको बंद किया, तो वो फाइल्स आपकी आती जाती रहती हैं, तो वो होती हैं आपकी किस पोर्शन में? डायनेमिक। तो एक चीज तो ये एक तरह से सही कह रहे हैं कि स्टैटिक रैम का विशिष्ट रूप से उपयोग पीसी की मेन मेमोरी, नहीं पीसी की मेन मेमोरी के लिए नहीं। देखो, स्टैटिक रैम का यूज होता है सिस्टम फाइल्स को रखने के लिए, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, जबकि डायनेमिक रैम सीपीयू कैश का के लिए प्रयोग की जाती है। अब डायनेमिक रैम का डेटा सीपीयू में जा रहा है, कैश में जा रहा है, लेकिन स्टैटिक का भी कुछ डेटा कैश में जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट या फिर दोनों ही पॉइंट जो है आपके कहीं ना कहीं आधे अधूरे हैं, तो जैसे ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की तुलना में अधिक तेज और महंगी होती है। ये एकदम सही है कि स्टैटिक रैम जो है वो डायनेमिक रैम की तुलना में थोड़ी सी मतलब फास्ट, क्योंकि सिस्टम को चलाना है उसको, तो ये रैम थोड़ी सी फास्ट होनी जरूरी भी है। ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा है? दिस वन, ए गलत है, लेकिन आर आपका क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइसेस आर कंसीडर एज ओनली इनपुट डिवाइसेस? इनमें से कौन सी डिवाइसेस हैं सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइसेस की तरह कंसीडर की जाए? क्वेश्चन का आंसर करें तो आपको सिर्फ बताना है इनपुट डिवाइसेस को। एंड मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं, 2 दिन बचे हैं, संडे को 12 घंटे की मैराथन होने वाली है। 12 घंटे की मैराथन के साथ साथ रक्षक बैच भी आपका लॉन्च हो चुका है। तो अभी तक जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, जाके एक बार टीचर्स एकेडमी ऐप पर देखें, बैच देखें, जो भी कंटेंट मटेरियल है, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ टेस्ट सीरीज है, वो मिल जाएंगी आपको, वहाँ पे सॉल्व करें और उसके बाद इस बैच में एडमिशन लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका टाइम जा चुका है। 1.5 महीने बचे हैं, इस 1.5 महीने में आपको बहुत मेहनत करनी है, और अभी भी अगर आप सोचते बैठे हैं तो आपसे कुछ नहीं होगा। और इस 1.5 महीने में आपको PDF नोट्स, लेक्चर्स और ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प कर सकती, टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। और सही बात यह है कि पढ़ने का टाइम यही है, अगर आपने अभी पढ़ लिया तो आपका जो पिछला आपने नहीं पढ़ा है वो कवर हो जाएगा। तो चले, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 85 का बताना है आपको। 85 का डी होल कुछ लोग बोल रहे हैं, देखते हैं। माइक्रोफोन, माइक आपका क्या है? कि इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही। जॉयस्टिक भी आपकी इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर आपकी इनपुट नहीं है, स्कैनर आपकी इनपुट है। कौन कौन सी इनपुट है? ACED, ACED, ACDE, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। डी नहीं आपका, ABCD नहीं, बी जो है प्रोजेक्टर वो आपका गलत हो जाएगा। हाँ, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, 85 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 86 से आपका, अ कंपनीज वर्ड प्रोसेस्ड डेली रिपोर्ट कंटेन्स अ ग्राफ फ्रॉम अ स्प्रेडशीट। द रिपोर्ट नीड्स टू डिस्प्ले द मोस्ट रीसेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्प्रेडशीट। हिंदी में पढ़ लीजिए इसको। किसी कंपनी की वर्ड प्रोसेस दैनिक रिपोर्ट में स्प्रेडशीट का एक ग्राफ शामिल होता है, ठीक है। रिपोर्ट में स्प्रेडशीट में अद्यतन सूचना को दिया जाना आवश्यक होता है। अद्यतन मतलब रीसेंट इंफॉर्मेशन, मोस्ट रीसेंट इंफॉर्मेशन। अद्यतन ग्राफ को अंतर्विष्ट करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाना चाहिए? जो भी आपका रीसेंट ग्राफ है, मतलब मोस्ट रीसेंट इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? मोस्ट रीसेंट इंफॉर्मेशन होती है कि अगर आप रात में सोए, सुबह उठे, तो जो रात भर में चेंजेस हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए, सुबह उस ग्राफ में दिखें, राइट।
अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो शेयर मार्केट की हर एक सेकंड की खबर आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई है जो कि शेयर मार्केट के रियल एनालिस्टिक पे बेस्ड है, तो अब जो आपका ग्राफ है, जैसे ही शेयर बढ़े आपके ग्राफ में भी बढ़ा होना चाहिए, जैसे ही शेयर घटे आपके ग्राफ में भी घटा होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें उस शेयर मार्केट की जिस भी वेबसाइट की आप बात करेंगे उससे लिंक करना पड़ेगा एंड उसको एम्बेड मतलब उस सॉफ्टवेयर में या उस प्रेजेंटेशन में आपको डालना पड़ेगा। तो जो ऑप्शन है वो हो जाएगा लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। क्या हो जाएगा? लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अगर आपने सिंपल कॉपी पेस्ट कर दिया तो कॉपी पेस्ट में क्या है कि जो डेटा था वो अब आ गया, चेंज नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर हम लिंक एंड एम्बेड करेंगे तो हमने लिंक कर दिया है उस डेटा को, अब वो आपका उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर्स व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉम्प्रेसिंग अ डेटा फाइल। डेटा फाइल को कॉम्प्रेस करने का क्या पर्पस होता है? अगर हम कंप्यूटर के संदर्भ में देखें तो कंप्यूटर के संदर्भ में किसी भी डेटा को कंप्रेस करने का मतलब है उसका साइज कम करना। टू इनक्रिप्ट द डेटा, डेटा को इनक्रिप्ट करना मतलब कूटबद्ध करना नहीं, डेटा को हम कूटबद्ध नहीं करते हैं, हम साइज, हम कोशिश करते हैं कि उसको कॉम्प्रेस कर दें जिससे कि वो कम साइज ले, राइट। टू ऑक्यूपाई लेस स्टोरेज स्पेस, ये सही हो सकता है। टू इंक्रीज ट्रांसमिशन टाइम ओवर नेटवर्क, देखें जब हम कम स्पेस होगा या कम बाइट होंगी, जैसे आपका 100 MB है, 100 MB को हमने 90 MB कर दिया तो 90 MB को ट्रांसफर करने में कम समय लगेगा रादर देन 100 MB। लेकिन इसलिए कॉम्प्रेस नहीं करते कि समय नेटवर्क में बचाना है, हम चाहते हैं कि वो स्पेस कम ऑक्यूपाई करे। ठीक है, तो कॉम्प्रेशन का जो मेन मतलब है वो क्या है, आपका जो स्पेस वो कम ऑक्यूपाई करे। नेक्स्ट, टू अलाउ द फाइल टू बी रेडी बाय अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम चाहते हैं कि वो फाइल और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए रेडी हो जाए, हम सिंपल चाहते हैं कि उसका जो साइज है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो 87 का बी होगा, ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो टाइम है वो कम हो जाएगा, लेकिन जो बेसिक मूल है वो यही है कि आपका टाइम कम लगे। आई गेस ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, कि कंपनी की वर्ड प्रोसेस्ड दैनिक रिपोर्ट बनानी है हमें और उसमें हमें मोस्ट रीसेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मोस्ट रीसेंट इन्फॉर्मेशन के लिए लिंकिंग एंड एम्बेडिंग यूज होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग वोल्ट। वोल्ट के रिगार्डिंग आपका कौन सा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है? तो पहला है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसका पूर्ण रूप है, तो बिल्कुल सही है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इसका कंप्लीट नाम है। नेक्स्ट आपका है इट इज डिजिटल पैकेट वॉइस सर्विस डिलीवरी, अच्छा आई गेस में जो है एक से ज्यादा सही है। इट इज यह एक LTE अभिगम्य नेटवर्क के जरिए IP पर डिजिटल पैकेट वापस सर्विस डिलीवरी है। इट इज अ डिजिटल पैकेट वॉइस सर्विस डिलीवरी ओवर IP वाया एंड LTE एक्सेस नेटवर्क। तो बी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, क्योंकि हम LTE का यूज करके ही नेटवर्क जो भी डेटा पैकेट्स है उनको डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड मोर एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेक्ट्रम दैन ट्रेडिशनल वॉइस, बिल्कुल सही बात है। तो आप पहले 3G में देखें तो काफी प्रॉब्लम आती थी, वॉइस कट रही है या फिर वॉइस ब्रेक हो रही है, खड़खड़ाहट आ रही है, नॉइस रिडक्शन हुआ है आपके LTE की वजह से, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन की वजह से, राइट। तो प्रोवाइड्स मोर एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेक्ट्रम, जो भी स्पेक्ट्रम से उनको वाइड यूज करने के लिए ये हमें मतलब इनेबल बनाती है। नेक्स्ट, एलिमिनेट्स द नीड टू हैव वॉइस ऑन वन नेटवर्क एंड डेटा ऑन अनदर नेटवर्क। हाँ, पहले क्या होता था कि आपको अगर वाईफाई चलाना है तो आप एक नेटवर्क पे चला रहे हैं, मतलब इंटरनेट चलाना है आप एक नेटवर्क पे चला रहे हैं, उसके लिए अलग से वो है, अगर आपको कॉल करनी है तो अलग से। अब क्या है कि वाईफाई एंड कॉलिंग प्रोसेस दोनों ही आपका इंटरनेट पे एक ही नेटवर्क से दोनों ही चीजें चल सकती हैं। पहले कॉलिंग प्रोसेस के लिए अलग था, वाईफाई या नेटवर्क के लिए अलग था, इंटरनेट के लिए अलग था। अब कॉलिंग एंड इंटरनेट दोनों ही एक ही नेटवर्क से आप कर सकते हैं। तो एक तरह से ये चारों ही आई गेस यस, कोई ऑप्शन है यस, ABC, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, सॉलिड स्टेट ड्राइव दैट स्टोर्स डेटा परसिस्टेंटली टिपिकली यूजिंग फ्लैश मेमोरी, कौन सा स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आपको बताना है।
तो पहला है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ अ सीपीयू इन अ कंप्यूटर इंक्लूड्स। अच्छा, कंप्यूटर के सीपीयू के प्रमुख संगठनों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। चॉइसेस भी है इसमें, क्वेश्चन नंबर 90 में चॉइसेस भी हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए, तो सॉलिड स्टेट पहला हम देखते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है? विशिष्ट रूप से तत्क्षण स्मृति का प्रयोग कर सतत डेटा भंडारण करने के वाली सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो स्टोर्स डेटा परसिस्टेंट टिपिकली यूजिंग फ्लैश मेमोरी। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं एंड ये फ्लैश मेमोरी का यूज क्या करती है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फ्लैश मेमोरी नहीं है, क्योंकि फ्लैश मेमोरी का यूज होता है, बट फ्लैश मेमोरी का यूज हम रैम में करते हैं, पेन ड्राइव्स में करते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है। नेक्स्ट है द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सीपीयू के संदर्भ में बता रहे हैं तो एसएसडी आपका सीपीयू के संदर्भ में नहीं होता। फ्लैश मेमोरी है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है, लेकिन सीपीयू के संदर्भ में ये नहीं है। प्रोसेसर रजिस्टर्स दैट सप्लाई ऑपरेंड्स टू द एएलयू एंड स्टोर्स द रिजल्ट ऑफ एएलयू ऑपरेशन। तो रजिस्टर्स भी होते हैं इसमें। कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट भी होती है। अब आप एक देखें, यहाँ पे पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट सही है सीपीयू के संदर्भ में, और इसी तरह का प्रश्न आया था आपका जिसमें से 4 ऑप्शन थे, एएलयू, सीयू, रजिस्टर एंड एसएसडी, राइट। तो ये वही प्रश्न है, केवल लैंग्वेज चेंज है इसकी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? बी, सी एंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। उसको मैंने पहले देखा था, उसी समय मुझे लगा चेंज करूंगी, बट नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 91 भी हम कल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। A software company requires 1 GB RAM minimum and 2 GB RAM recommended for its new operating system software. The likely outcome of attempting to install this operating system on a computer with 1 GB RAM would be that. ये बोल रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी को अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए 1 GB रैम न्यूनतम और 2 GB रैम अनुशंसित की आवश्यकता है। मतलब न्यूनतम करने के लिए 1 GB रैम तो उनको चाहिए ही, और 2 GB रैम रिकमेंडेड है कि अगर 2 GB रैम होगी तो आपका काम बहुत आराम से चल जाएगा, क्योंकि 1 GB तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही लेगा, 1 GB पे आप उस पर काम करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1 GB रैम वाले कंप्यूटर पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के प्रयास का संभावित परिणाम यह होगा कि फाइल्स विल फेल टू सेव। अगर आप देखो ये स्टेटमेंट क्या बोला है, पहले इसको समझो। ये कह रहे कि इनको कहा गया कि 1 GB आपको, आपके सिस्टम में 1 GB अगर रैम होगी तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन 1 GB नहीं, आप 2 GB रखिएगा, जिससे कि आपका जो सिस्टम है वो स्मूथली रन हो जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1 GB रैम वाले सिस्टम में ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा रैम ऑक्यूपाई कर लेगा क्योंकि उसको 1 GB चाहिए। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या परिणाम होंगे, कि वो फेल हो जाएगा, विफल हो जाएगा, वो लोड नहीं होगा क्योंकि उसको रिकमेंडेड है 1 GB, राइट। तो क्या ये वो फेल हो जाएगा? नहीं, फेल बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 GB चाहिए, 1 GB, बस आप काम थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे। परिधीय उपकरण कार्य करना बंद कर देंगे? नहीं, वो भी काम करेंगे, लेकिन इतना स्लो करेंगे कि आप रो दोगे, राइट। क्योंकि जितना जो रैम है वो आपके सिस्टम ने ही ले ली है, अब कनेक्ट तो हो गए हैं सारे डिवाइसेस, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो काम करेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने से विफल हो जाएगा और इससे कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंस्टॉल आपका होगा ही। कंप्यूटर विल नॉट रन ऑन एट इट्स ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। कंप्यूटर अपने इष्टतम कार्य क्षमता पर कार्य नहीं करेगा, बिल्कुल। मतलब अगर आपके पास, आपसे बोला जाए कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 5 लोगों के बैठने की सीट है, तो ये कहा जाए कि 5 लोग से बैठ सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करें कि 4 लोग बैठे तो ज्यादा सही है। लेकिन हो क्या रहा है, हम 6 बैठ रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगी, बैठ तो जाएंगे 6, लेकिन हमें प्रॉब्लम होगी, राइट। हम उस हिसाब से, उस कंफर्ट से नहीं बैठ सकते। वही इसके साथ भी हो रहा है कि स्पेस कह रहे हैं कि 1 GB ये ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन अगर आप जो 2 GB रखेंगे तो सही है, लेकिन हम क्या करें, नहीं 1 ही GB में हम इंस्टॉल करें, तो इंस्टॉल तो हो जाएगा, लेकिन जिस कार्य क्षमता पे उसको कार्य करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है आपका। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपके। वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। दो स्टेटमेंट है। पहला है मूक्स आर लर्नर सेंट्रिक कोर्सेज, मूक्स ज्ञान प्राप्त करता केंद्रित पाठ्यक्रम है। और दूसरा है मूक्स कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय अ लर्नर इन द प्रेजेंस ऑफ हिज हर टीचर। तो देखिए, ज्ञान प्राप्त करता केंद्रित पाठ्यक्रम है ही, लेकिन उसके साथ साथ मूक जो प्लेटफॉर्म है उसमें वो सारे कोर्सेज भी हैं जिनसे आप सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। सिर्फ ज्ञान प्राप्त नहीं करना है इसमें, और ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर के एग्जिस्टेंस में ही हम ये काम कर सकते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, गलत। ए और आर दोनों ही क्या है, इनकरेक्ट है। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर, अच्छा दोनों ही मतलब इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं है। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, तो सी ऑप्शन आप कर लीजिए, क्योंकि सी अगर आप देखें तो सिर्फ ज्ञान प्राप्त करता केंद्र नहीं है, ये इसमें सर्टिफिकेशन भी मिलता है आपको। ठीक है, आप सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। इस वजह से आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन नंबर 81 एक बार 91 लर्नर सेंट्रिक। अच्छा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मूक्स, ये वाला क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिए। आई गेस पता नहीं क्यों इसमें मुझे लगा था जैसे कुछ मिसिंग है, ये वाला नहीं, कोई दूसरा होगा। इसको देख लीजिए एक बार। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मूक्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। मूक्स के संदर्भ में कौन सा सही है? अगेन ये वही कह रहा है, दे आर लर्नर सेंट्रिक। मूक्स क्या है, लर्नर सेंट्रिक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लर्नर सेंट्रिक सही है, इसमें मतलब कोर्सेज भी मिलते हैं। ठीक है, बट हाँ ये स्टेटमेंट आपका, क्योंकि वहां पे ये स्टेटमेंट सही हुआ है तो यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट हम सही करेंगे कि शिक्षार्थी केंद्रित है। ठीक है, जो सीखना चाहता है उससे रिलेटेड है। दे कैन बी डिलीवर्ड ओनली थ्रू स्वयं पोर्टल, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मूक के प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। अगर आप यूडेमी देखें, कोर्सेरा देखें, तो ये सारे भी आपके मूक के प्लेटफॉर्म है, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दे कैन बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कोई सीट लिमिट नहीं होती, कितने भी शिक्षार्थी एक साथ शिक्षा ले सकते हैं। दे कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम एनी वेयर एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, बिल्कुल ये भी सही है। ऑल मूक्स आर फॉर अर्निंग क्रेडिट, नहीं, क्रेडिट अर्न करने के लिए नहीं होते, तो सही हो जाएगा ए, सी एंड डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई गेस ये क्वेश्चन ही कोई दूसरा क्वेश्चन है जो गलत प्रिंट हुआ है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए, सी एंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर करें। हाँ, डेली इसी टाइम पे क्लास होती है आपकी 9 o'clock, 9 to 10 आपकी क्लास की टाइमिंग है। ठीक है, और ये अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके सारे डिस्कस हो चुके हैं। आप एनवायरमेंट का पेपर देख सकते हैं, आपको आईसीटी का पेपर मिल जाएगा, कम्युनिकेशन का पेपर मिल जाएगा। ये सारे पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, और आपको कहाँ पे मिलेंगे, यूजीसी एकेडमी एंड टीचर्स एकेडमी दोनों। अगर आप यूजीसी एकेडमी में जाएंगे तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है आपके लिए। टीचर्स एकेडमी ने ही बनाया है यूजीसी एकेडमी को। ठीक है, तो उस प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अदरवाइज आप टीचर्स एकेडमी के थ्रू भी जा सकते हैं। टीचर्स एकेडमी के चैनल्स में जाएंगे तो आपको यूजीसी एकेडमी मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और 9 से 10 आपकी डेली क्लास होती है। चलिए, एंड अगेन फिर से बता दूं, आपको मैराथन क्लास ज्वाइन करनी है, 12 घंटे की मैराथन संडे को होने वाली है। उस क्लास में सभी लोग जरूर प्रेजेंट रहिएगा, वो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग या सक्सेस मंत्रा होगा कि कैसे आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 का क्या आंसर होगा? शिक्षण अधिगम में आईसीटी के प्रभावी समेकन के लिए निम्नलिखित का उपयोग ऑनलाइन विषय सामग्री मूल्यांकन देने तथा ज्ञान प्राप्तकर्ता के साथ अध्यापक का निर्बाध अन्योन्य क्रिया के लिए किया जाना चाहिए। फॉर इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन कंटेंट असेसमेंट एंड फॉर सीमलेस वर्चुअल इंटरेक्शन ऑफ टीचर्स विद लर्नर। कौन सा? बहुत अच्छे से पता आपको, लर्निंग मैनेजमेंट। कौन सा? LMS। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा तभी आपको एक कहते हैं ना कि क्लासरूम वाली फीलिंग आती है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, जहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोर्सेज बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला है स्पैम इज एन अटेम्प्ट टू acquire sensitive information for malicious reason by masquerading as a trustworthy entity। पहला है स्पैम क्या है? स्पैम सिंपल है अनचाहे मैसेजेस। इसमें जो इतनी कहानी लिखी है वो सही नहीं है। वो किसके लिए सही है अब ये जानते हैं। विश्वसनीय सत्य का भय, विश्वसनीय सत्य का भय बना सत्य का भयानक दुर्भावनापूर्ण कारणों से संवेदनशील सूचना प्राप्त करने का एक प्रयास है। अगर इसमें आप ऐसे देखेंगे तो नहीं समझ में आ रहा। अटेम्प्ट अक्वायरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फॉर मलिशियस रीजन बाय मैस्क्वेरिंग ट्रस्टवर्दी। ये आपके ट्रोजन हॉर्स की स्टोरी है। जो भी डेफिनेशन है ये लिखा है आपका ट्रोजन हॉर्स का, है ना, कि ट्रस्टवर्दी बनकर आपके साथ मैस्क्वेंडर करें या आपके साथ कुछ ऐसा काम करें जिससे आपके सिस्टम को हार्म हो। ट्रोजन हॉर्स, राइट। स्पैम क्या है? अनचाहे मैसेजेस है। पहला स्टेटमेंट तो आपका यहीं पे गलत हो जाएगा। दूसरा है फिशिंग। फिशिंग इज अ टाइप ऑफ अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल ऑफ आइडेंटिकल मैसेजेस सेंट टू न्यूमरस रेसिपिएंट्स। फिशिंग असंख्य प्राप्तकर्ताओं को भेजे गए अयाचित एक जैसे संदेशों का ढेर सारी ईमेल का प्रकार है। फिशिंग जो है आपकी क्या है? स्पैम है। अच्छा, यहाँ पे क्या विषय? Spam is an attempt to acquire sensitive information for malicious reason by। यहाँ पे फिशिंग, ये ट्रोजन हॉर्स की जगह ये फिशिंग भी हो सकता है। तो ट्रोजन हॉर्स भी हो सकता है कि ट्रस्टवर्दी बन के बैक डोर से आ रहा है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं, फिशिंग लिखेंगे ज़्यादा सही, क्योंकि ट्रस्टवर्दी बन के आपका डेटा लेने की कोशिश की जा रही है। तो वो ईमेल के थ्रू हो सकता है, वॉइस के थ्रू हो सकता है। ये आपका यहाँ पे फिशिंग का है और ये है स्पैम का, तो उल्टा लिखा हुआ है दोनों, राइट। ऊपर वाला फिशिंग है और नीचे वाला क्या है आपका? स्पैम। तो अगर इसमें देखेंगे तो दोनों ही आपके क्या है? स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट आपके फॉल्स हो जाएंगे। दूसरा भी सही नहीं है। फिशिंग आपका अनचाहे मैसेजेस थोड़ी ना होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइसेज आर कंसीडर्ड एज ओनली इनपुट डिवाइसेज। अब इनमें से इनपुट डिवाइसेज कौन सी है ये आपको बतानी है। तो हेडफोन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ग्राफिक टैबलेट, लाइट पेन एंड प्रोजेक्टर, इनमें से कौन सी? अब देखिए, हेडफोन मैंने आपको बताया कि वो इनपुट एंड आउटपुट दोनों होती है। इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पे इन्होंने इसको एज अ इनपुट डिवाइस कंसीडर किया हो। OMR शीट आपकी इनपुट है, ग्राफिक टैबलेट आपका एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन आपकी इनपुट है, प्रोजेक्टर आपका क्या है? आउटपुट है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? B, C एंड D, क्योंकि हेडफोन आपका क्या है? हेडफोन आपका एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही डिवाइसेस। यहाँ पे B, C एंड D ऑप्शन है, एंड D करेक्ट। हेडफोन आपका इनपुट आउटपुट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है आपका। यू विश टू सेव द चेंज वर्जन ऑफ एट डॉक्यूमेंट दैट वर ओरिजिनली लोकेटेड ऑन अ स्टैंडर्ड CD-ROM। आप किसी डॉक्यूमेंट के परिवर्तित रूप को सुरक्षित करना चाहते हैं जो मूल रूप से मानक CD-ROM में स्थित है। इसे प्राप्त करने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? पहला, CD-ROM से डॉक्यूमेंट पढ़ें, डॉक्यूमेंट रूपांतरित करें, फिर इसे हार्ड डिस्क में सुरक्षित करें। तो पहली बात, जो भी CD-ROM में है उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उस पर दोबारा नहीं लिख सकते। तो रूपांतरित तो हम कर ही नहीं सकते। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे ऐसे ही गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपका है CD-ROM से डॉक्यूमेंट पढ़ें, डॉक्यूमेंट रूपांतरित करें और इसे CD-ROM में फिर सुरक्षित करें। तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि रूपांतरित हम नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, राइट। मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। रीनेम द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द CD-ROM, रीड एंड मॉडिफाई द डॉक्यूमेंट देन सेव इट टू द हार्ड ड्राइव। तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कॉपी द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द CD-ROM टू द हार्ड ड्राइव, रीड द डॉक्यूमेंट, मॉडिफाई इट एंड सेव इट बैक टू द CD-ROM। देखिए, CD-ROM में आप दोबारा सेव नहीं कर सकते हैं, ये आपको ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके बाद आपकी एक क्लास है, ठीक है। देखिए, हम CD-ROM से, ये आपको पता है कि CD-ROM में आप दोबारा कुछ भी रीड नहीं कर सकते।
तो एक बार फिर से देखते हैं, इसमें से हो सकता है ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं कि कॉपी द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द CD रोम। हमने CD रोम से डॉक्यूमेंट को कॉपी किया, कहाँ पे, हार्ड ड्राइव में। डॉक्यूमेंट को पढ़ा, मॉडिफाई किया एंड सेव इट बैक टू CD रोम। तो हम दोबारा मॉडिफाई करने के बाद दोबारा से उसमें सेव नहीं कर सकते, ये तो इसलिए गलत हो गया। रीनेम द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द CD रोम, रीड एंड मॉडिफाई द डॉक्यूमेंट, देन सेव इट टू द हार्ड ड्राइव। Read the document from the CD-ROM, modify the document, then save it back to the CD-ROM. Read the document from the CD-ROM, modify the document, then save it to the hard disk. ठीक, यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपका मॉडिफाई करने के लिए आ रहा है, बट CD-ROM क्या है आपका, रीड ओनली। यहाँ पे कोई एक चीज है जो मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ। CD-ROM से डॉक्यूमेंट पढ़ें, डॉक्यूमेंट रूपांतरित करें और इसे हार्ड डिस्क पर सुरक्षित करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। CD-ROM से डॉक्यूमेंट पढ़ने ही हो सकता है, डॉक्यूमेंट को रूपांतरित करें, फिर इसे CD-ROM में फिर से सुरक्षित करें। ओके, दिस वन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है, CD-ROM से डॉक्यूमेंट को पुनर्नाम करें, डॉक्यूमेंट को पढ़ें और रूपांतरित करें, फिर इसे हार्ड डिस्क पर सुरक्षित करें। रीनेम कर दिया, फिर डॉक्यूमेंट को पढ़ा, फिर इसको चेंज किया और फिर इसे हार्ड डिस्क में सेव कर दिया। सी, दिस वन, ए ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन, क्योंकि रीनेम करने की जरूरत नहीं है आपको। आप CD-ROM पे कुछ भी नहीं ऐड कर सकते, लेकिन अगर आप हार्ड डिस्क पे रख दिया आपने, तब आप लिख सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलें, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी आपकी कल की क्लास में होगा। एंड याद रखिए कि आपका मैराथन 12 घंटे की होने वाली है संडे को, उसमें आपको जरूर जुड़ना है। इसके बाद, मैराथन के बाद एक बैच लॉन्च हुआ है रक्षक के नाम से, उस बैच की इंक्वायरी जरूर करिए। वो आपके लिए आपका आप कह सकते हैं एग्जाम सेविंग बैच हो सकता है, कि आपके एग्जाम में किस तरह से आपको स्ट्रेटजीज बनानी है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है और कैसे 1.5 महीने में सफलता पानी है, वो बैच है आपका। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे। किसी दिन मैं सोच लूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दूँ तो मैं